नमस्कार, मैं हूं विंग कमांडर राकेश कुमार प्राशा। सेफ्टी की पाठशाला की रिस्क असेसमेंट की श्रृंखला में आपका स्वागत है। अपने पिछले एपिसोड में हमने न केवल उन चुनौतियों पर चर्चा की थी जो हमारे रिस्क असेसमेंट की प्रक्रिया की प्रभावशीलता को कमजोर करती है, पर उन पर काबू पाने के लिए समाधान भी तलाशे थे। आज के इस एपिसोड में हम उन गलतियों की बात करेंगे जो रिस्क असेसमेंट की प्रक्रिया करने के दौरान जाने अनजाने में हो जाते हैं। साथ ही हम उन पर काबू पाने के लिए समाधानों की भी तलाश करेंगे, जिससे कि हम अपने रिस्क असेसमेंट की प्रक्रिया को पूर्णतः प्रभावी और अपने कार्यस्थल को पूर्णतः सुरक्षित बनाने में सफल हो सकेंगे। दोस्तों, रिस्क असेसमेंट के प्रोसेस में सबसे पहली और बेहद महत्वपूर्ण गलती जो होती है वो है खतरों की अपर्याप्त पहचान करना। किसी विशेष एक्टिविटी या प्रोसेस से जुड़े सभी संभावित खतरों की पहचान करने में विफलता या तो ज्ञान या अनुभव की कमी, कम स्पष्ट खतरों को जाने अनजाने में नजरअंदाज करने या अधूरी या पुरानी जानकारी पर भरोसा करने के कारण हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी रिस्क असेसमेंट अप्रभावी कंट्रोल मेजर्स को इंप्लीमेंट करने का कारण बन सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि सभी प्रोसेसेस का सटीक मूल्यांकन किया जाए ताकि सभी रिस्क को एक्सेप्टेबल या टॉलरेबल लेवल तक लाने के लिए कंट्रोल मेजर्स अपनाए जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए हमें थोरो साइट इंस्पेक्शंस करने, हिस्टोरिकल इंसिडेंट डेटा की समीक्षा करने, रिस्क रजिस्टर को नियमित रूप से अपडेट करने, ओपन रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के कल्चर को विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि हमारी रिस्क असेसमेंट हमेशा करंट, कॉम्प्रिहेंसिव और रेलिवेंट बनी रहे। दूसरी और एक सामान्य गलती जो आमतौर पर की जाती है वह है पहचाने गए खतरों की गंभीरता और संभावनाओं का अपर्याप्त विश्लेषण। प्रत्येक पहचाने गए संभावित खतरों की गंभीरता और उनके घटित होने की संभावना का पर्याप्त आंकलन नहीं करना हमारे कंट्रोल्स को इनइफेक्टिव बना सकता है, जिससे रिस्क एक्सपोजर बढ़ सकता है। इसके लिए प्रासंगिक डाटा एकत्रित करना, यदि आवश्यक हो तो एक्सपर्ट से परामर्श करना और समय समय पर रिस्क असेसमेंट की समीक्षा करना बेहद आवश्यक है। तीसरी गलती जो अक्सर होती है वो है रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को इस प्रक्रिया में शामिल ना करना। एक सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए रिस्क असेसमेंट करते समय विविध दृष्टिकोण और विविध तरीके की विशेषज्ञता का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग अनुभव और अलग अलग ज्ञान लाते हैं, जिससे संभावित खतरों की व्यापक पहचान और समझ संभव हो पाती है। इस प्रोसेस में सभी रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स जैसे मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, कंट्रैक्टर्स, वर्कर्स, विभिन्न विभागों के व्यक्ति या सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आदि को शामिल नहीं करने के परिणाम स्वरूप संभावित खतरों की समझ में कमी हो सकती है, जिससे अपर्याप्त मिटिगेशन स्ट्रेटजीज लागू की जा सकती हैं जो हमारे रिस्क मैनेजमेंट की प्रक्रिया की प्रभावशीलता और विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। यहां मैं जोड़ना चाहूंगा कि रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में श्रमिकों को शामिल करना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके पास न केवल ज्ञान और अनुभव है बल्कि वे काम के माहौल को भी समझते हैं, जिसके कारण वे भविष्य की घटनाओं की अंतर्दृष्टि भी रखते हैं, क्योंकि वे ही हैं जो हमेशा एक्सीडेंट्स के लाइन ऑफ फायर में रहते हैं। ओपन कम्युनिकेशन चैनल्स और रेगुलर कोलैबोरेटिव वर्कशॉप्स सुनिश्चित करने से रिस्क असेसमेंट की प्रक्रिया में सभी स्टेक होल्डर्स की सक्रिय और प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। चौथी गलती है जेनेरिक टेम्पलेट्स या चेकलिस्ट पर अत्यधिक निर्भरता। जबकि टेम्पलेट्स और चेकलिस्ट रिस्क असेसमेंट प्रोसेस को स्ट्रक्चर करने के लिए उपयोगी टूल्स हो सकते हैं, कॉमन टेम्पलेट्स या चेकलिस्ट के उपयोग से इस पूरी प्रक्रिया में विशिष्टता और प्रभावशीलता की कमी हो सकती है। एक प्रभावी रिस्क असेसमेंट करने के लिए हमें मूल्यांकन की जा रही स्थिति के विशिष्ट संदर्भ और आवश्यकताओं के अनुसार सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके, इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाकर, एक्सपर्ट्स के साथ परामर्श करके और
लेसन्स लर्न्ड का उपयोग करके अपनी टेम्पलेट्स और चेकलिस्ट को उपयुक्त रूप से कस्टमाइज किए जाने की आवश्यकता है। पांचवी गलती जो अक्सर होती है वह है रिस्क को प्रायोरिटाइज करने में विफलता। सभी रिस्क उनके संभावित प्रभाव या घटित होने की संभावना के संदर्भ में समान नहीं होते हैं। जोखिमों को प्रायोरिटाइज करने में विफल रहने से संसाधनों का गलत आवंटन हो सकता है, महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपर्याप्त ध्यान दिया जा सकता है और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज में समझौता हो सकता है। इसके लिए हमें सीवियरिटी, लाइक्लीहुड, पोटेंशियल हार्म, बिजनेस इंपैक्ट, लीगल रिक्वायरमेंट्स, हिस्टोरिकल डेटा और यहां तक कि पिछले अनुभवों जैसे फैक्टर्स पर विचार करते हुए रिस्क का वास्तविक आकलन और मूल्यांकन करना बेहद महत्वपूर्ण है। छठवीं गलती है नियमित रिव्यूज और अपडेट्स का अभाव। रिस्क का परिदृश्य, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, मार्केट कंपटीशन, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस जैसे फैक्टर्स के कारण लगातार बदलता रहता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा रिस्क असेसमेंट इन बदली परिस्थितियों के अनुकूल है, नई जानकारियां शामिल हैं और हमारी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज निरंतर प्रासंगिक और प्रभावशील हैं, रिस्क असेसमेंट्स को नियमित रूप से रिव्यू और अपडेट करना बेहद आवश्यक है। ऐसा करने में विफल रहने के परिणाम स्वरूप कार्यस्थल की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सातवीं गलती है रिस्क असेसमेंट प्रक्रिया का उचित डॉक्यूमेंटेशन ना करना। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, उसकी फाइंडिंग्स और उसके एक्शंस का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए उचित डॉक्यूमेंटेशन बेहद आवश्यक है। इसमें विफल होने के कारण सभी रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को उसके परिणामों को कम्युनिकेट करने में चुनौतियों के साथ साथ वे जवाबदेही, पारदर्शिता, प्रगति पर नजर रखने और पिछले आंकलन से सीखने की क्षमता को भी बाधित कर सकती हैं। डॉक्यूमेंटेशन में रिस्क असेसमेंट प्रक्रिया के दौरान पहचाने गए खतरे, रिस्क लेवल्स, कंट्रोल मेजर्स, जिम्मेदार पक्ष और सभी निर्णयों के बारे में विस्तृत विवरण शामिल होना चाहिए। आठवीं गलती है रिस्क असेसमेंट के फाइंडिंग्स को प्रभावी रूप से कम्युनिकेट ना करना। रिस्क असेसमेंट के निष्कर्षों को वास्तव में प्रभावी बनाने के लिए सभी रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स जैसे मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, कंट्रैक्टर्स और सभी वर्कर्स को भी सूचित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि इसमें शामिल सभी व्यक्ति पहचाने गए जोखिमों, कंट्रोल मेजर्स और सुरक्षित कार्यस्थल को बनाए रखने में अपनी संबंधित भूमिकाओं को भली भांति समझते हैं। यदि रिस्क असेसमेंट के निष्कर्षों को सीईओ से लेकर ग्रासरूट लेवल वर्कर्स तक सभी कर्मचारियों को प्रभावी ढंग से कम्युनिकेट नहीं किया जाता है, तो इस प्रक्रिया से रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज की उचित समझ, अपेक्षित सहयोग और सूचित निर्णय लेने की क्षमता भी बाधित हो सकती है, जिससे कार्यस्थल की सुरक्षा गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। सरल भाषा, विजुअल एड्स और नियमित इंटरैक्टिव ट्रेनिंग सेशंस के द्वारा सभी कर्मचारियों को रिस्क असेसमेंट के निष्कर्षों को नियमित रूप से कम्युनिकेट करने से कार्यस्थल में संभावित खतरों को कम करने में मदद मिलती है। नौवीं गलती है पर्सनल बायस या प्री कंसेप्शंस से ग्रसित होना। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के प्रभावी होने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यह पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और ऑब्जेक्टिव हो। पर्सनल बायस या पूर्व धारणाओं के कारण कुछ खतरों की संभावना या उनकी गंभीरता का गलत मूल्यांकन हो सकता है। पूर्वाग्रहों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए समावेशी और सहयोगात्मक वातावरण को बढ़ावा देना, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करना, डेटा ड्रिवन एनालिसिस को एम्प्लॉय करना और समय समय पर रिस्क असेसमेंट की समीक्षा करना जैसे कदम शामिल हैं। दोस्तों, 10वीं और अत्यंत महत्वपूर्ण गलती जो अक्सर होती है वह है ह्यूमन फैक्टर्स की अनदेखी करना। हम सभी जानते हैं कि 98% एक्सीडेंट्स ह्यूमन फैक्टर्स के कारण होती हैं। क्योंकि रिस्क असेसमेंट्स आमतौर पर ह्यूमन फैक्टर्स को संबोधित नहीं करते हैं, इसलिए रिस्क असेसमेंट्स पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होते हैं। इनकी अनदेखी असमर्थता,
अस्थिरता और अनियंत्रित प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकती हैं, जो रिस्क असेसमेंट स्ट्रेटेजीज की समग्र प्रभावशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। प्रभावी रिस्क असेसमेंट सुनिश्चित करने के लिए बिहेवियर, कम्युनिकेशन और ट्रेनिंग के सिद्धांतों को संज्ञान में लेना अत्यंत आवश्यक है। लोगों के सेफ्टी एटीट्यूड को बदलने के लिए कम्युनिकेशन को मजबूत करना, सही प्रशिक्षण देने और लोगों को लगातार और सही तरीके से समझाने पर जितना जोर दें वो कम है। दोस्तों, रिस्क असेसमेंट करना सिक्का उछालना जैसा खेल नहीं है। याद रखें, एक प्रभावी रिस्क असेसमेंट किसी संगठन के लिए सफलता और विफलता के बीच का अंतर हो सकता है, जबकि किसी कर्मचारी के लिए यह जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। दोस्तों, यह तो बात थी रिस्क मैनेजमेंट के दूसरे एलिमेंट रिस्क असेसमेंट के बारे में डिटेल में जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आप रिस्क असेसमेंट को प्रभावी ढंग से करने के महत्व को पूरी तरह से समझ गए होंगे। रिस्क मैनेजमेंट के अपने इसी कड़ी में रिस्क मैनेजमेंट के तीसरे और लॉजिकल चरण अर्थात रिस्क मिटिगेशन के बारे में हम सेफ्टी की पाठशाला के अगले एपिसोड में बात करेंगे। और हां, अगर आपने हमारे चैनल ऑर्गेनिक सेफ्टी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो उन सभी साथियों के साथ साझा करें जो इससे लाभान्वित हो सकते हैं, ताकि हमारा मेकिंग इंडिया सेफ का मिशन सफल हो सके। हमें आपके प्रश्नों, बहुमूल्य सुझावों और कमेंट्स की प्रतीक्षा है। नमस्कार, जय हिंद।